सो गाइज, वेलकम टू द क्लास जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइज अपना अगला लेक्चर। गाइज हम लोग इस लेक्चर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल 6 स्टार्ट करेंगे। गाइज अभी तक हम लोगों ने 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं एंड आई एम 100% श्योर गाइज आपको करंटली उसको प्रेजेंटली प्रैक्टिकली रिलेट करके उसको पढ़ना आ रहा होगा। आप समझ पा रहे होगे कि बिजनेस में ये प्रिंसिपल का कहां यूज आता है, प्रिंसिपल का कैसे यूज आता है। तो गाइज अभी तक हमने जो 5 प्रिंसिपल पढ़े, पहले फटाफट एक बार रिकलेक्ट करते हैं उनके नाम क्या थे। सबसे पहला हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट ये बताता है कि अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजैक्शन की एंट्रीज होती हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। सेकंड हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जो कहता है कि लाइफ ऑफ द बिजनेस, दैट इज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द बिजनेस, should be divided into small periods and each period will be known as accounting period। हम लोगों ने लॉजिक पढ़ लिया था, मनी मेजरमेंट क्यों, हमने पढ़ लिया था अकाउंटिंग पीरियड क्यों। फिर हमने थर्ड पढ़ा था गाइस जिसका नाम था एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि हम अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस को और ओनर को दोनों को अलग अलग मानेंगे। दोनों को क्या मानेंगे? अलग अलग। क्लियरिटी है। चौथा पढ़ा मटेरियल। जितने प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ किस पे लगते हैं? मटेरियल आइटम्स में। मतलब ऐसी चीजें जो कि इममटेरियल हैं, अमाउंट की वजह से, नेचर की वजह से इनसिग्निफिकेंट हैं, हम उनमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल सारे अप्लाई नहीं करते। गाइस फिर हमने पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल, याद आ रहा है? मैचिंग प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि इनका आपका रेवेन्यू और खर्चा दोनों मैच होने चाहिए। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि हमारा जो रेवेन्यू है उसको अर्न करने के लिए जो भी कॉस्ट लगी है दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर इन विच द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। एम आई क्लियर टू यू गाइज? अब स्टार्ट कर रहे हैं गाइज हम सिक्स्थ प्रिंसिपल। देखो यार धीरे धीरे करते करते सिक्स्थ प्रिंसिपल पे आ गए, प्रैक्टिकली देखते देखते। अब इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? मैंने कहा इसका नाम है बेटा अकाउंटिंग नहीं, एक्रूअल प्रिंसिपल। अक्रूअल अकाउंटिंग, ये अक्रूअल प्रिंसिपल। मतलब ये हमारा अक्रूअल प्रिंसिपल है। ये अक्रूअल प्रिंसिपल कहता क्या है समझने की कोशिश करना। मैंने कहा अक्रूअल प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि एक सिचुएशन में आपके सामने रखता हूं ताकि आप अक्रूअल प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल यूजर समझ पाओ। मैंने कहा लेट्स से आईपीए इंस्टीट्यूट में एक बैच चलाया हम लोगों ने। आईपीए इंस्टीट्यूट में एक बैच चलाया और मेरे प्यारे बच्चों ये जो बैच हम लोगों ने चलाया, इस बैच में कुछ पैसा हमें मिला और कुछ पैसा हमें नहीं मिला। कुछ फीस तो रिसीव हुई और कुछ फीस रिसीव नहीं हुई। देखते हैं कैसे। मैंने कहा हमारा रेवेन्यू जो था, हमें मतलब जो पैसा मिलना था बच्चों को पढ़ा के, उनमें से बच्चों ने 12 लाख रुपीस की फीस तो जमा करा दी और 4 लाख रुपए की फीस अभी भी क्या है? बाकी है। वैसे ही हमने कुछ एक्सपेंसेस को पेड किया, मतलब पेमेंट कर दिया, और कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अभी तक हमने पे नहीं किए, मतलब विच आर नॉट पेड। तो हमने कहा इस रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। तो मैंने कहा कितना पे किया हमने? तो मैंने कहा कि यहां पे मैंने लेट से पेमेंट किया 8 लाख रुपए का और यहां पे पेमेंट किया 3 लाख रुपए का, मतलब 8 लाख रुपए का तो मेरा ऐसा अमाउंट है जो मैंने पे कर चुका हूं आउट ऑफ माई एक्सपेंस। वेयर एज 3 लाख रुपए का एक ऐसा अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों जो अभी तक मैंने एक्सपेंस में से पे नहीं किया। सर सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा यार क्वेश्चन ऐसा है कि ये तो गिवन सिचुएशन है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, आप ये मान लो। अब मैंने कहा इस गिवन सिचुएशन में से अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं तो अब ये आदमी अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा? भाई जब एक बिजनेस है और वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है तो प्रॉफिट कैसे मानेगा? सर कहना क्या चाहते हो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा देखो मैं दो केसेस रखता हूं, जेन्युइनली ये बता रहा हूं, ये कंफ्यूजन है किसके दिमाग में? बिजनेसमैन के दिमाग में। कहता है चलो यार तुमने अकाउंटिंग करने को कहा, हम समझ गए, बट प्रैक्टिकली एक डिफिकल्टी आ रही है। अब हमने कहा जब हम हमारा रेवेन्यू लिखेंगे और उस रेवेन्यू में से हम हमारा एक्सपेंस माइनस करेंगे तो सर हम हमारा कौन सा रेवेन्यू लें? हम 12 लाख लें जो हमें मिल गया और खर्चा वो लें जो हमने पे कर दिया, और हमारा नेट प्रॉफिट निकाल लें, फाइनल हमारी इनकम निकाल लें, दैट इज ₹4 लाख। क्या हम ऐसे कैलकुलेट करें? सर ये तो ठीक लग रहा है। तो मतलब दूसरा केस क्या, कंफ्यूजन क्या है? मैंने कहा भी बताते हैं।
कंफ्यूजन ये है कि रेवेन्यू अभी आपने सिर्फ वो माना जो आपको मिला है। आ रहा समझ में क्या बोला मैंने? जो आपको मिला है। दूसरा, रेवेन्यू ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जो मैं भी बता रहा हूं। रेवेन्यू ऐसे भी किया जा सकता है कि भाई 12 लाख तो मिल गया, 4 लाख नहीं मिला, तो टोटल हमारा कितना रेवेन्यू है जो हमारा इस साल हमने अर्न किया? 16 लाख माइनस एक्सपेंसेस, माइनस एक्सपेंसेस। हम 8 लाख तो वो लेंगे जो हमने पे कर दिया, 3 लाख रुपए वो लेंगे जो अभी भी हमारा क्या है? ड्यू है। तो टोटल इस साल का खर्चा था 11 लाख रुपए। तो हमने रादर देन जो पैसा हमें मिला और जो हमने पे किया, केस नंबर 2 में हमने वो पैसा लिया जो हमने इस साल अर्न किया, हमने वो पैसा लिया जो हमने इस साल इनकर किया, पेड नहीं इनकर किया। तो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों यहां पे? 5 लाख रुपए। कितना आया? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए का क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। तो मैंने कहा यार बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे पास दो सिनेरियो है दिमाग में। मैंने कहा क्या मैं केस 1 के बेसिस पे इनकम निकालूं, केस 2 के बेसिस पे निकालूं? तो अब ध्यान से सुनना। केस 1 में जब आप ये जो पैसा मिला या जो पे किया, इसको हम बोलते हैं, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा बेटा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आ रहा समझे? अब मैंने कहा यहां पे कैश बेसिस, यहां पे अक्रूवल बेसिस ना, अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। अब समझना, मैंने कहा केस नंबर 2 हमारा अक्रूवल बेसिस है। अब अक्रूवल नाम क्यों दिया मैंने कहा अभी समझाता। और कैश क्या है? मैंने कहा देखो भैया, कैश का तो नाम ही बताता है। मतलब हम यहां पे केस नंबर 1 में जब कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम हमारा रेवेन्यू वही मान रहे हैं जो कैश में आ गया, हम हमारा खर्चा वही मान रहे हैं जो हमने कैश में दे दिया। आ रहा समझ में? तो कैश बेसिस सिंपल फंडा कहता है कैश को बेस लो। रेवेन्यू कौन सा? जो कैश में आया। एक्सपेंस कौन सा? जो कैश में दिया। आपका अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस कहता है रेवेन्यू वो जो तुमने अर्न किया है, रेवेन्यू वो जो तुमने अर्न किया है, एक्सपेंस वो जो तुमने इनकर किया है। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंस इस साल से रिलेटेड होने चाहिए, इस ईयर से रिलेटेड होने चाहिए। अगर मेरा रेवेन्यू या एक्सपेंस इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो मैं कह दूंगा मेरे प्यारे बच्चों वो मेरा रेवेन्यू या एक्सपेंस नहीं है। तो भले ही मुझे 4 लाख रुपए का रेवेन्यू नहीं मिला है, क्या बोला मैंने? मैंने कहा भले ही मुझे मेरे 4 लाख रुपए का रेवेन्यू नहीं मिला है, बट वो मैंने इस साल अर्न किया है, तो मैं मेरे रेवेन्यू में लिखूंगा। भले ही मैंने 3 लाख रुपए का, भले ही मैंने ये 3 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया हो, बट ये रिलेट करता है मेरे करंट ईयर से, तो मैं एक्सपेंस मानूंगा। तो अक्रूवल बेसिस कहता क्या है? अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस कहता क्या है? अब वो यहां लिखते हैं, एग्जाम्पल हमने समझ लिया, ठीक है? क्या कहता है देखते हैं। इनकम रेवेन्यू will be the amount earned in the current year. Revenue will be the amount earned in the current year, whether it is received or not. आ रहा समझ? भले ही मिला या नहीं मिला। एक्सपेंस के लिए जगह कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टोरी समझ में आ गई यहां तक? क्या बोलता है ये? रेवेन्यू विल बी द अमाउंट earned in the current year whether it is received or not. Expenses for the year, expenses for the year will be the amount
incurred in the current year whether paid or not। रेवेन्यू फॉर द ईयर, यहाँ एक ऊपर लिख देना, रेवेन्यू फॉर द ईयर। स्टोरी समझ में आ गई। इस साल का रेवेन्यू वो होगा जो हमने इस साल अर्न किया है, भले ही हमें मिला या नहीं। मैंने कहा वैसे ही एक्सपेंस हमारा वो होगा जो हमने इस साल इनकर किया है, भले ही हमने पेमेंट किया या नहीं। स्टोरी क्लियर आ गई। फटाफट इसको लिखोगे तुम, फटाफट इसको लिखोगे और फिर अपन थोड़े से कुछ अब टर्म्स और आगे बढ़ाएंगे जो हमने देखे थे। सो गाइज ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं टर्म्स आगे बढ़ाता हूं। गाइज आपको पता होगा मैंने कहा था मैं आपको टर्म पढ़ाता हुआ चलूंगा। देखो यहाँ पे बीच में कैपिटल और ड्राइंग्स पढ़ाई थी मैंने आपको, तो अपन क्या टर्म्स एक साथ नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में जहां जहां समझाने के लिए यूजेज आएगा वहां वहां टर्म ऐड करते जाएंगे, ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े, आप समझ जाओ उसको वहीं से। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा 4 टर्म्स अब और पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इस प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल जो है उन दोनों का ही कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनना, 4 टर्म्स हैं जो अपन अभी फ्रेश पढ़ेंगे। एक का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझते हैं इसको कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चीज क्या है। मैंने कहा इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। क्या बोला? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। क्या बोला मैंने? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। समझना ध्यान से। मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा हम लोगों ने एक बिल्डिंग ली मेरे प्यारे बच्चों। क्या ली हमने? एक बिल्डिंग ली। जब हमने एक बिल्डिंग ली ना मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने एक बिल्डिंग ली, तो जब हमने एक बिल्डिंग ली गई तो हमने क्या किया, इस बिल्डिंग को ली तो हमने किराए पे लिया, और किराया इसका था, रेंट जो था बेटा वो था 1 लाख रुपीज पर मंथ। 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक, हमने इस बिल्डिंग को पूरे साल भर यूटिलाइज किया। इस बिल्डिंग को हमने क्या किया, 12 मंथ्स के लिए यूटिलाइज किया। और 12 मंथ से यूटिलाइज करने के बाद, 12 मंथ्स यूटिलाइज करने के बाद क्या हो गया, 12 मंथ्स यूटिलाइज करने के बाद हमने 10 मंथ्स का रेंट तो दे दिया मेरे प्यारे बच्चों। 10 मंथ्स का क्या दे दिया? रेंट दे दिया। और 2 मंथ्स का रेंट अभी भी पेंडिंग है। तो हमने कहा ये हो गया पेड, विच वी हैव पेड, एंड 2 मंथ्स का विच इज नॉट पेड। स्टोरी समझ में आ गई कि भैया हमारा बिजनेस का एक खर्चा है जिसका एक पार्ट तो पेड है और एक पार्ट क्या है बेटा? नॉट पेड है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए हैं, मतलब हमें देने की तारीख आ गई है बट अभी तक हमने उनका पेमेंट नहीं किया है। क्या बोला? हमने उनका पेमेंट नहीं किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है। एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। गाइज अकाउंटिंग एस्पेक्ट अभी नहीं देख रहे हैं कि वो जो मेन रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें क्या यूजेज आएगा, अभी उसका कोई मतलब नहीं है।
अभी सिर्फ टर्म्स क्लियर करने हैं अपने को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्लियर करने हैं, उनके साथ साथ जो जो टर्म्स यूज आते जा रहे हैं वो। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों आया यहाँ पे, जब मैं कहता हूं अक्रूवल बेसिस पे 8 लाख रुपए पेड है, 3 लाख रुपीज नॉट पेड है, तो वो जो 3 लाख रुपए जो नॉट पेड है, जो 3 लाख रुपए नॉट पेड है मेरे, वो 3 लाख रुपए की बात हो रही है यहाँ पे, वो 3 लाख रुपए मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो मैं बोलूंगा क्या, बार बार ये बोलूंगा नॉट पेड नॉट पेड, मैं क्या कहूंगा टेक्निकल लैंग्वेज में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दीज आर माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, द एक्सपेंसेस व्हिच आर ड्यू बट नॉट पेड। क्लियर है बेटा फंडा? तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूं सेकंड वाला। अब देखो बेटा सेकंड क्या है, सेकंड इसी वाले केस में आता है और उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोला मैंने, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो मैंने कहा प्रीपेड एक्सपेंस मतलब, मैंने कहा बिल्कुल क्लियर है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, नाम ही बताता है यार, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब ये एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुए हैं, हमने फिर भी इनको क्या कर दिया है, हमने इनका पेमेंट कर दिया है। मतलब ये खर्चे अभी तक क्या है बेटा, ड्यू नहीं हुए हैं, और हमने इन खर्चों को क्या कर दिया है, पे कर दिया है गाइस। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। मैंने कहा यार एग्जाम्पल बिल्कुल 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 सिंपल है, क्या सिंपल एग्जाम्पल है अभी बताते हैं। मैंने कहा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इसमें यह है कि यार अगर मैंने कहा कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, ठीक है, इसने कहा यार मेरे ना शादी है सर, मैंने कहा ठीक है यार, तो आएंगे बारात में, नाचेंगे खाएंगे पिएंगे, सर ठीक है वो तो आपको कार्ड मिल ही जाएगा, बट खुशी मुझे तब नहीं होगी, खुशी तब होगी जब आप मुझे 6 मंथ्स सैलरी इन एडवांस दोगे, 6 मंथ्स सैलरी इन एडवांस। मैंने कहा ये क्या कंडीशन है भैया शादी में इन्विटेशन, बोले सर आपको पता ही है शादी में खर्चा लगेगा, तो थोड़ा सा आप एडवांस दे दो तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, शादी है तेरी ऐश कर। तो अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया, उसको सैलरी दी, नाम रख देते हैं इसका राम, रख देते हैं इसका नाम राम है इसका, ठीक है। अब सैलरी दी भैया, हमने जब उसको सैलरी दी तो हमने इस साल उसको 18 मंथ सैलरी दी। मानो उसकी सैलरी एक महीने की 10,000 है, कितनी है 10,000, तो मैंने उसको कितनी सैलरी दे दी मेरे प्यारे बच्चों, 1,80,000, कितनी सैलरी दे दी, 1,80,000। तो मेरे प्यारे बच्चों 1,80,000 रुपए की सैलरी हमने दे दी। तो अब आओ इधर, हमने सैलरी कितने महीने की पे करी मेरे प्यारे बच्चों, 18 महीने की। अब मुझे आप बताओ मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस कितना होगा, करंट ईयर एक्सपेंस। अब देखो ये नया कॉन्सेप्ट आया, फिर वापस आउटस्टैंडिंग से कनेक्ट करेंगे। करंट ईयर एक्सपेंस कितना होगा, मेरा करंट ईयर का खर्चा कितना होगा। सर ये क्या पूछ लिया आपने सवाल, हैवी लग रहा है। मैंने कहा वापस कनेक्ट करो अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, खर्चा वो नहीं है जो तुमने पे किया, आ रहा समझ में, खर्चा वो नहीं है जो तुमने पे किया, खर्चा वो है जो इस साल का है। तो मुझे बताओ ना करंट ईयर में कितने महीने होंगे, 12। तो इस साल जो तुमने पैसा दिया इस साल के लिए वो तो 1,20,000 है ना। अरे हमने स्टोरी ऑफ एक्सपेंडिचर भी पढ़ा था, उस स्टोरी ऑफ एक्सपेंडिचर में भी हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर एक्सपेंस होता है या एसेट होता है। अगर मेरे दिए हुए पेमेंट का, क्या बोला मैंने, अगर मेरे दिए हुए पेमेंट का मुझे करंट ईयर में बेनिफिट मिल जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो मेरा एक्सपेंस है। बट अगर मेरे किए हुए एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अगले साल मिलेगा, अरे भैया ये जो प्रीपेड सैलरी है, क्या बोला मैंने, प्रीपेड सैलरी है जिसका फायदा मुझे अगले साल मिलेगा, दैट इज 60,000, वो तो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि अगले साल मैंने पैसा दिया, उसका बेनिफिट कब मिलेगा, अगले साल। तो जिसका बेनिफिट अगले साल मिलता है वो क्या है, एसेट है। तो गाइज ये देखो, आपको कभी भी अकाउंट्स में पहला इंपॉर्टेंट लेसन आ गया आज आपके दिमाग के लिए, कि कभी भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टर्म से जस्टिफाई नहीं करना है। जैसे हमने कहा 1,80,000 सैलरी दे दी, अब तुम ये रट्टा मार लोगे यार सैलरी तो एक्सपेंस होता है, सैलरी तो एक्सपेंस होता है, और ट्रीटमेंट कर दोगे, तो कहानी वहीं खत्म हो गई। नेचर, नेचर क्या है, अगर बेनिफिट इस साल मिल रहा है तो एक्सपेंस, अगले साल मिल रहा है तो एसेट।
तो 180 के 2 टुकड़े कर दिए। जिसका बेनिफिट इस साल मिल रहा है 120 का, वो तो मेरा एक्सपेंस है, और जिसका बेनिफिट अगले साल मिल रहा है वो मेरा क्या है, वो मेरा एसेट। अब वापस आउटस्टैंडिंग को जाते हैं और अब इस पे रिसर्च करते हैं। मैंने कहा यार मैंने बिल्डिंग का किराया दिया, अब आप देखो 1 लाख रुपए महीने का किराया है, तो इसका मतलब मैंने 10 लाख रुपीज तो पे कर दिए, मतलब 10 लाख रुपीज तो पेड है। और मैंने कहा नॉट पेड कितने हैं, मैंने कहा नॉट पेड हैं कितने, 2 लाख। नॉट पेड कितने हैं बेटा, 2 लाख। तो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे बताओ इसमें मेरे इस साल का अक्रूवल बेसिस को दिमाग में रख के बताना, मैचिंग कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रख के बताना कि इस साल मेरा खर्चा क्या होगा। अब मैचिंग को भी कनेक्ट कर लेते हैं। मैचिंग कहता है कि इस साल रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी खर्चा तुमने किया है वो इसी साल का खर्चा है। अब इस साल मैंने जितने बच्चों को पढ़ाया ये बिल्डिंग किराए पे लेके, तो मेरा इस साल का टोटल किराया कितना है, 12 लाख। अरे पे किया नहीं किया वो अलग है, बट इस साल जो भी कमाई करी उसके लिए खर्चा तो टोटल 12 लाख हुआ ना, तो 12 लाख इस साल खर्चा बुक होना चाहिए। अक्रूवल भी यही कहता है कि इस साल जब एक्सपेंस लिखो तो वो मत लिखना जो पे कर चुके हो, लिखना वो जो इस साल को रिलेट करता है। तो भैया भले ही मैंने 10 लाख रुपए दिए, बट इस साल को रिलेट कितना करता है मेरा, 10 लाख प्लस 2 लाख, मतलब टोटल 12 लाख। आरस ने टोटल कितना, 12 लाख रुपीज। क्लैरिटी है बेटा, समझ में आ गया। प्लीज पहले इन दोनों को कॉपी करो, फिर उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। सो गाइज आई होप आपका ये यहां तक पूरा का पूरा कवर हो गया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी। अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, अब अपन बढ़ेंगे आगे के 2 टर्म जो मैंने कहा था जो इसमें 2 बाकी हैं। ठीक है, अब वो 2 टर्म देखते हैं जो इसमें बाकी है। सो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं, और गाइज अब हम देखते हैं हमारा अगला पॉइंट जिसका नाम है अक्रूड इनकम। अगला पॉइंट देखते हैं जिसका नाम है अक्रूड इनकम। गाइज ये वैसी है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आप इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब ऐसी इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है बट अभी तक आपको मिली नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपने लेट्स से आप एक बैंक में गए और बैंक में आपने क्या किया, पैसे जमा कराए, लेट्स से 1 लाख रुपए। बैंक ने कहा कि वो आपको 10% इंटरेस्ट देगा। 10% क्या देगा बेटा, इंटरेस्ट देगा। वो 10% आपको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बैंक ने कहा कि वो 10% आपको इंटरेस्ट देगा, तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगा बेटा, लॉजिकली आपके पास 10,000 रुपीज आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 10,000। ये वो है जो आपने इस साल अर्न किया है, आ रहा समझे। बट जब हम रियलिटी में जाते हैं, बट जब हम रियलिटी में जाते हैं तो इसके 2 भाग हो जाते हैं। बैंक ने अभी तक सिर्फ पे किया 6,000, तो रिसीव कितना हुआ, 6,000। 4,000 हमारा वो पैसा है जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ, दैट इज नॉट रिसीव्ड। तो 4,000 कौन सा पैसा है जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब इस साल तुम अपनी इनकम दिखाओगे, जब इस साल तुम अपनी इनकम दिखाओगे तो तुम 6,000 दिखाओगे कि 6 + 4 10 दिखाओगे, मतलब आप अर्नड वाली अपनी इनकम दिखाओगे या आप वो इनकम दिखाओगे जो रिसीव हो गई। क्या कहता है हमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट, क्या कहता है हमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हमें इनकम वो दिखानी है
जो इस साल को रिलेट करती है। इस साल को क्या करती है बेटा? रिलेट। तो इस साल को रिलेट कितनी करती है इनकम? 10,000। इस साल अर्न कितनी करी? 10,000। भले ही मुझे ये 4,000 रिसीव नहीं हुई हो, फिर भी मैं जब इनकम लिखूंगा तो अक्रूड इनकम जोड़ के लिखूंगा। मतलब मेरी टोटल इनकम वो होगी जो रिसीव्ड प्लस अक्रूड। तो आई होप यू अंडरस्टूड। आपके दिमाग में सेट हो गया कि अक्रूड इनकम क्या होती है। गाइज मैं भी क्लासिफिकेशन पे ज्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, वो अपन जब आगे भी पढ़ेंगे तब अपन बढ़ाते जाएंगे। अभी अपना टारगेट क्या मतलब समझ में आए। हमें आए अक्रूवल से रिलेट करो, मैचिंग से रिलेट करो, आपको आउटस्टैंडिंग करो, प्रीपेड करो, अक्रूड, इनका मतलब आना चाहिए। ठीक है, अब अपन चौथा टर्म देखते हैं। क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों चौथा टर्म? चौथा टर्म क्या कहता है? चौथा टर्म कहता है अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलता है? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या कह सकता हूं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो मैं क्या कह सकता हूं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब ऐसा पैसा जो मैंने एडवांस में ले लिया है। मतलब मुझे ऐसा पैसा जो मुझे एडवांस में मिल चुका है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। मैंने कहा, एक बच्चा हमारे पास पढ़ने आया, उसने कहा कि यार सर आप ये जो लेट्स से कि सीए फाउंडेशन पढ़ने आया, उसने कहा सीए फाउंडेशन और सीए इंटर। मैंने कहा इस साल तो पढ़ाएंगे फाउंडेशन, अगले साल पढ़ाएंगे इंटर। बोले सर फीस क्या है? मैंने कहा 40,000। बोले सर इंटर की फीस क्या है? मैंने कहा 60,000। तो बोले सर टोटल कितना हो गया? मैंने कहा भैया देखो ₹1,00,000। पर मैंने उसको कहा कि सीए इंटर तो पगले तू अगले साल पढ़ेगा, तो अभी फीस का क्या मतलब है? उसने कहा सर देखो मैं तो हूँ अमीर आदमी, मेरे को क्या है ये बार बार ये छुट्टे पैसे लेके घूमने की आदत नहीं है, मैं बार बार ये आपको पैसे नहीं दे सकता, अमीर पार्टी। तो उसने कहा सर ये लो। तो ही पेड हाउ मच? ही पेड 1,00,000। तो अब मैंने कहा मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूं तो वी रिसीव्ड हाउ मच? वी रिसीव्ड 1,00,000। अब टेल मी वन थिंग, आउट ऑफ दिस 1,00,000 मेरी इनकम कितनी है? मेरी इस साल की इनकम कितनी है? रेवेन्यू कितना है? मैंने कहा 40,000। और मैंने कहा वो जो 60,000 है वो मेरी इस साल की इनकम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस साल अर्न ही नहीं की। हमें तो अगले साल अर्न होगी, क्योंकि अगले साल उसको क्या देनी है? हमें सेवाएं देनी है, सर्विसेज देनी है, पढ़ाना पड़ेगा। तो वो जो 60,000 है वो अनअर्न्ड इनकम होगी। आई होप आप बाइफरकेट कर पा रहे होगे, दिमाग में सेट हो पा रहा होगा। अनअर्न्ड इनकम इज दैट इनकम विच वी हैव नॉट अर्न बट वी हैव रिसीव। मतलब अनअर्न्ड वो इनकम होती है जो हमने अर्न तो कर ली, बट सॉरी हमने अर्न तो करी नहीं, बट हमने रिसीव कर ली। समझ में आ रहा है? चारों के चारों पॉइंट बेटा दिमाग में मैंने आपको सेट कर दिए हैं, चारों के चारों पॉइंट मैंने बता दिए क्या होते हैं। ये दोनों पहले आप कॉपी करो, फिर उसके बाद अपन मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अपन अक्रूड इनकम से कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आपने कॉपी कर लिया होगा। अब अपन क्या करते हैं, एक बार इनको क्लासिफाई कर देते हैं। कैसे? कि इन चारों में से कौन सा एसेट है और कौन सा लाइबिलिटी, ताकि आपका दिमाग और खुल जाए। मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो आपने पे नहीं किया। मुझे बताओ ये आपके लिए क्या है? आपके लिए लाइबिलिटी है। क्या है बेटा? लाइबिलिटी। अरे ऐसा पैसा जो आपको देना था और आपने दिया ही नहीं, तो कहना इसे इट इज व्हाट बेटा? इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसके बाद मुझे बताओ, ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है,
ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ये प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, ये जो मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, ये मेरे लिए एसेट है। अब समझने की कोशिश करना, क्यों लायबिलिटी क्यों एक्सपेंस। मैंने कहा इस साल मैंने किसी से कोई सर्विस ले ली या कोई सामान ले लिया, पेमेंट नहीं दिया, तो पेमेंट कब देना है? फ्यूचर में। तो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग हो गया, खर्चा अभी भी बकाया है, तो मेरे लिए वो क्या है? लायबिलिटी। मैंने कहा मैंने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, मैंने कहा तू 2 साल का पैसा एडवांस में रख, सेवाएं बाद में देना, सर्विसेज बाद में देना, गुड्स बाद में देना, तो मेरे लिए क्या हो गया? वो मेरे लिए एसेट हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? मेरे लिए एसेट हो गया। क्लैरिटी है? प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। उसके बाद मैंने कहा उसके बाद मेरे पास आता है मेरे प्यारे बच्चों अक्रूड इनकम। क्या आता है? अक्रूड इनकम। क्या कहता है ये अक्रूड इनकम? क्या कहता है ये अक्रूड इनकम? मैंने कहा ये अक्रूड इनकम ये कहता है कि भैया ये पैसा हमने अर्न कर लिया। वो बैंक वाला दिया था ना कि 4,000 रुपए का ब्याज अभी मिलना बाकी, इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी, तो ये 4,000 रुपए का जो इंटरेस्ट मुझे मिला ही नहीं, ये है क्या मेरे लिए? ये मेरे लिए एक अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम मतलब जो इनकम आपने अर्न तो कर ली, वो 4,000 रुपए आपने अर्न तो कर लिए, बट आपको मिले नहीं, तो मेरे लिए ये एसेट हो गया, क्योंकि फ्यूचर में मिलेंगे ना यार। क्या है? फ्यूचर में क्या है? मिलेंगे, तो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट हो गया। स्टोरी क्लियर हो गई? अब देखो लास्ट, लास्ट क्या है बेटा? लास्ट इन द सीरीज अनअर्नड इनकम। क्या बोला बेटा मैंने? अनअर्नड इनकम। ऐसी इनकम जो मेरे प्यारे बच्चों अर्न ही नहीं करी अपन ने। क्या नहीं करी? अर्न ही नहीं करी। अब भैया ऐसी इनकम जो हमने अर्न ही नहीं करी, वो हमारे लिए क्या है? हमें मिल गई, हमारे लिए लाइबिलिटी। सर ऐसे कैसे? पैसा आया है। अरे पैसा आया वो अलग बात है, बट लाइबिलिटी है मेन, ये अनअर्नड इनकम। जो पैसा आया वो तो कैश में आ गया, बट जो अनअर्नड इनकम है, जो आपने अर्न कर ली, पैसा ले लिया, बट अभी तक सेवाएं नहीं दी, सामान नहीं दिया, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है ना। अब अगले साल आपको सेवाएं देनी है, बट आपको पैसा नहीं मिलेगा। स्टोरी क्लियर है गाइस? ओके। लिखने के लिए मैं एक साथ दूंगा बेटा। अब एक बार AP7 भी कर लेते हैं अपन, ठीक है? AP7 भी कर लेते हैं, छोटा सा है, ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 7 क्या कहता है? ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एक छोटी सी बात कहता है। ये कहता है फॉलो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फॉलो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज। मतलब आप जब अपने अकाउंट्स बना रहे हो, अब आपको पता पड़ ही गया होगा अकाउंट्स में अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, तो जब आप अकाउंटेंसी में अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, तो यू शुड फॉलो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईयर 1 में तो तुमने एक अजम्पशन लिया, एक तरीका फॉलो किया, एक प्रिंसिपल फॉलो किया, ईयर 2 में अब आप उसको चेंज कर रहे हो। ईयर 2 में आप क्या कर रहे हो? उसको चेंज। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे पास जो हमारा गुड्स, गुड्स मतलब जो हमने माल खरीदा बेचने के लिए, तो अगर हमारे पास गुड्स बच गए, गुड्स रिमेनिंग एट ईयर एंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी बहुत बहुत नई चीज होगी अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं। गुड्स रिमेनिंग एट ईयर एंड मतलब कुछ ऐसे गुड्स थे जो इस साल हमने खरीदे तो सही, बट वो एंड में बच गए। मतलब लेट्स से हमारे बच गए 100 यूनिट्स। क्या है? 100 यूनिट्स। अब भैया 100 यूनिट्स को आप कैसे वैल्यू करोगे? मतलब आप किस तरह से वैल्यू करोगे? आप इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? क्योंकि आप जब माल खरीदते हो तो सब मिक्स में खरीदते हो, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब हर एक आदमी का जनरली अलग अलग तरीके हैं इसके।
वैल्यू निकालने के, अभी अपने सिलेबस में नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर साल के एंड में जो गुड्स बच जाते हैं जो हम अगले साल बेचेंगे तो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। बट ये जो अगले साल बेनिफिट मिलेगा आज उसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू। तो हमने कहा वैल्यू निकालने का आपने अगर एक मेथड या एक पॉलिसी बना रखी है कि इस तरह से हम निकालेंगे वैल्यू, तो आप ऐसा करोगे कि इस साल जो मेथड फॉलो किया है अगले साल भी वही करोगे, अगले साल जो फॉलो किया है वो उसके अगले साल। मतलब हर एक साल जब आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, तो वो ईयर ऑन ईयर सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है बार बार आप अपने प्रॉफिट को कम ज्यादा करने के लिए पॉलिसी घुमा रहे हो। मतलब बिजनेस में तो कुछ मटेरियलिस्टिक हो नहीं रहा है, तुम क्या कर रहे हो पीछे से ही, क्या कर रहे हो, यूजर का डिसीजन इंफ्लुएंस करने के लिए। यूजर याद आ रहा है? यूजर, तो यूजर का डिसीजन इंफ्लुएंस करने के लिए तुम तो इन पॉलिसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल सेज दैट we should follow consistent accounting policies from one accounting period to another। ठीक है। when, अब ये अलग से बता रहा हूं मैं, एक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। when you can change your policy। अरे पर भैया कभी कभी ऐसी जरूरत तो आ पड़ेगी कि हमें हो सकता है when you can change your policy, कब आप ये पॉलिसी में बदलाव कर सकते हो। तो मैंने कहा 3 केस बता रहा हूं मैं। मतलब कंसिस्टेंसी तो वैसे लगना ही चाहिए, बट इन केस आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी से हमें मतलब जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उससे चेंज करना है, तो इन्हीं 3 कारण में से एक होना चाहिए। नंबर 1, टू कंप्लाई विद लॉ। मतलब अगर कोई कानून आ गया वो कहता है कि यार इस तरह से वैल्यू करना, और तुम जो मेथड फॉलो कर रहे हो वो अलग है, तो अब ऑब्वियसली आपको चेंज करना पड़ेगा टू कंप्लाई विद द लॉ। नंबर 2, आप अगर एक मेथड फॉलो कर रहे थे, अब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, जो आईसीआई करके, आगे वैसे पढ़ेंगे अपन, बट आईसीआई करके एक बॉडी होती है जो बनाती है, छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आईसीआई करके एक बॉडी होती है वो बनाती है। तो बेसिकली जैसे नॉर्मल लॉज होते हैं वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमें फॉलो करने होते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाए हैं आईसीआई ने, सीए अकाउंटिंग, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, मतलब जो बच्चा सीए करता है वो इस बॉडी के साथ रजिस्टर होता है। तो ये लोग, इनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो क्या करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है कि इंडिया में अकाउंटिंग होनी चाहिए तो इन स्टैंडर्ड पे होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ऐसे करो, और तुम जो कर रहे हो वो अलग है उससे, तो हो सकता है तुम उसे कंप्लाई करने के लिए अपना मेथड चेंज कर दो। नंबर 3, इफ इट रिजल्ट्स इन ट्रू एंड फेयर representation, true and fair representation of financial statements। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कंसिस्टेंसी कहता है भैया एक साल से दूसरे साल सेम अकाउंटिंग पीरियड, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी है, बट आप चेंज कर सकते हो अगर इन 3 में से एक कारण हो। अगर कानून कहता है तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है तो, या तीसरा आपको लगता है अगर हमने इस मेथड से इस मेथड पे आ गए तो ये हमारी एक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो यूजर हमारे अकाउंट्स को देखेगा उसको हमारी एक बेटर और अच्छी पिक्चर बताएगा ताकि वो डिसीजन ले पाए, तो आप करते हैं। क्लियर बेटा फंडा? फटाफट इसको कॉपी करो फिर रैप अप करते हैं अपन आज का लेक्चर।
सो गाइज आपने कॉपी कर लिया होगा गाइज। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले यहां तक AP 7 तक आपकी हर एक चीज टिप्स पे होनी चाहिए गाइज। ऑलवेज रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स विल ऑलवेज lead you to a better professional results. Okay guys, so see you in the next lecture with some new concepts.